हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग सीएमए फाउंडेशन के लिए तो उठाइए कॉपी पेन और लिखिए मेरे साथ में। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई वी नीड टू स्टडी। क्या हम इस चैप्टर को भैया क्यों पढ़ें? इस कंसाइनमेंट अकाउंटिंग को अपन क्यों पढ़ें? ये क्या चीज़ है कंसाइनमेंट? पहला पॉइंट लिखे अपनी कॉपी में। कंसाइनमेंट इज ए मॉडल ऑफ बिजनेस। ये एक बिजनेस करने का एक तरीका है, बिजनेस को एक्सपेंड करने का एक तरीका है। in which we will expand our business by appointing agent in different location। कहने का मतलब हम अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो ग्रो करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात अपने सेल को बढ़ाना चाहते हैं। सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा एरिया में अपना सामान बिकवाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा एरिया के अंदर अगर अपना सामान बिकवाएंगे तो आपको एजेंट अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो एजेंट के द्वारा, एजेंट्स अपॉइंट करके उनके द्वारा अगर सेल आउट करवाते हैं हम अपना सामान, इस बिजनेस मॉडल को अपन कंसाइनमेंट बोलते हैं। और इस चैप्टर में यही बात अपन पढ़ने वाले हैं। ये बिजनेस मॉडल कंसाइनमेंट का क्या है, इसी के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट आपकी कॉपी में होना चाहिए कि कंसाइनमेंट बिजनेस के अंदर अपन एजेंट के द्वारा सेल आउट करेंगे सामान को। दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में क्या 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 अपने को सीखना क्या है। तो लिखिएगा, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग। इस बिजनेस की जो कंसाइनमेंट बिजनेस है, इसकी अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये अपन इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहला पॉइंट, ये बिजनेस का एक मॉडल है एजेंट के द्वारा सेल आउट करने का। दूसरा पॉइंट, हमको इस चैप्टर में इस मॉडल इस बिजनेस मॉडल की अकाउंटिंग अपने को सीखनी है। तीसरा पॉइंट, सर जब हम अपना बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं तो हमारे पास में ना जनरली दो ऑप्शन हो सकते हैं ना। या तो हम ब्रांच ओपन करें, अलग अलग जगह ब्रांच ओपन करें। ब्रांच एक बिजनेस मॉडल है अपना बिजनेस को ग्रो करने का, अलग अलग ब्रांच। या फिर आप एजेंट बनाएं। दोनों मॉडल को कंपेयर करते हैं और फिर जानते हैं कि कौन सा मॉडल आपके बेस्ट है और किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल आपके पास में बेस्ट रहेगा। जैसे मान लीजिए ये अपना हेड ऑफिस है, जो ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, मान लीजिए ये अपन बैठे हैं जयपुर में ना। आपको भी डायग्राम बनाना है अपनी कॉपी में, अच्छे से डायग्राम बनाने हैं, नोट्स प्रॉपरली तरीके से बनाने हैं आपको। हम जयपुर में बैठ बैठ के अपना जो भी बिजनेस है वो कर रहे थे। मान लीजिए अपन चेयर बेचने का काम करते हैं। चेयर अपन बनाते हैं, चेयर बना के अपन फिर जयपुर में अपनी शोरूम है अपन बेच लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी चेयर्स है ना वो बाहर मार्केट में बिकें। तो मैंने क्या सोचा कि भैया ब्रांच ओपन करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक दिल्ली में ब्रांच ओपन करता हूँ, एक गुड़गांव में कर लेता हूँ, एक अजमेर में कर लेता हूँ, एक सोनीपत में कर लेता हूँ। हरियाणा में एक जगह है सोनीपत, वहां पे कर लेता हूँ। तो मैंने बोला भैया अलग अलग जगह अपन क्या ओपन कर लेते हैं, ब्रांच। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जिनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, क्या ब्रांच खोलने में उनको दिक्कतें नहीं आएंगी क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल दिक्कतें आएंगी। तो जाहिर सी बात है, ब्रांच खोलने के लिए अपने को क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। हमको सर ब्रांच खोलने के लिए एक तो पड़ेगी बिल्डिंग की आवश्यकता, जैसे कि दिख भी रही है आपको। अब बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी रिक्वायरमेंट को मैच करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम अपनी बिल्डिंग को यहाँ पे दूसरी जो शहर है वहां पे रेंट पे ले लें, तो रेंट पे करना पड़ेगा। या फिर अपन खुद की परचेज करें। इसका मतलब है कि आपका पैसा ज्यादा लगने वाला है बिल्डिंग के केस। चाहे बिल्डिंग रेंट पे लो, चाहे आप बिल्डिंग अपनी खुद की खरीद के वहां पे बिजनेस करो, दोनों ही केसेस में आपका पैसा पहले लगने वाला है। बिल्डिंग बिल्डिंग के बाद में कौन कौन चाहिए? वहां पे काम करने वाले कुछ वर्कर्स चाहिए आपको। कुछ आपको वहां पे काम करने वाले वर्कर्स चाहिए। इसका मतलब आपको वर्कर की सैलरी देनी पड़ेगी। दूसरा खर्चा ये हो गया। ब्रांच ओपन करते ही बिल्डिंग चाहिएगी, बिल्डिंग में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिएगी। और आपको पता है वर्कर्स के ऊपर काम करवाने के लिए सुपरविजन चाहिएगा, एक आदमी बिठाना पड़ेगा हमको उसके ऊपर। उसको मोटिवेट करने के लिए हमको सुपरविजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहां पे भी कोई कोई हेड अपॉइंट करना पड़ेगा। उस हेड को भी अपन या तो सैलरी बेसिस पे रखेंगे या फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग पे रखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग पे रखेंगे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट अपने को करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर क्रक्स ऑफ द स्टोरी निकाला जाए कि भैया ब्रांच के बिजनेस में अगर मैं एक लाइन में बात कहूं, तो ब्रांच के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट वो हाई है।
इन्वेस्टमेंट हाई है। और रिटर्न क्या है, ब्रांच कितनी चलेगी इस बात की कोई श्योरिटी है क्या? नहीं सर, रिटर्न लो। जरूरी नहीं चले ही चले ब्रांच, ब्रांच में बिजनेस खर्चे बहुत होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो हमने बोला इनिशियल फेज पे, जैसे मैं छोटा व्यापारी हूँ, आप छोटे व्यापारी हैं, आप अपनी एक जगह दुकान चला रहे थे, अब आप अपना सामान दूसरी जगह बेचना चाह रहे हो, तो ब्रांच खोलने में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, इन्वेस्टमेंट हाई है, रिटर्न लो है। लेकिन मेरी मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो ये हैं कि पैसा तो मैं लगाऊं कम, ये तो हो लो, और रिटर्न हो हाई। कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं लगे, इन्वेस्टमेंट लो हो जाए, रिटर्न हाई हो जाए। मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए, ब्रांच बिजनेस मॉडल को रिप्लेस, सस्ते में रिप्लेस करने के लिए हमने बोला भैया एजेंट अपॉइंट कर लो फिर तो, और एजेंट के थ्रू अपना व्यापार आप कर सकते हैं। सर एजेंट कैसे अपॉइंट करें? तो यहां तक लिखिए पहले, ये एज इट इज जो मैंने लिखा है अपनी कॉपी में प्रॉपरली तरीके से लिखिएगा। मैंने बोला भाई देख, अगर मान ले ये अपना जयपुर में अपन बैठे हैं, अपन जयपुर में अपन चेयर बेचने का काम करते हैं। अब हमने बात करी भाई कि जयपुर के अलावा हमको दिल्ली, गुड़गांव, अलग अलग शहरों में अपने को बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो मैंने बोला अब वहां के जो लोकल, जैसे मान लीजिए ये है गुड़गांव का एक आदमी, गुड़गांव का एक आदमी है जो गुड़गांव में ही काम करता है, मतलब उसी की मार्केट में है, या फिर गुड़गांव का लोकल है, या गुड़गांव में व्यापार करता है, ऑलरेडी अपना छोटा मोटा काम चलाता है। तो एक बात बताओ, इस गुड़गांव के आदमी के पास में, और ये जो है अपना दूसरा आदमी, मान लीजिए ये है सोनीपत का आदमी, सोनीपत, ये सोनीपत का आदमी, ये दोनों अपने अपने वहां पे छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के पास में या तो खुद की बिल्डिंग भी है, अगर ये मार्केट में बैठते हैं, इनके खुद की बिल्डिंग है, या तो इन्होंने खुद ने रेंट पे ले रखी है, या फिर उनकी खुद की मालिकाना जमीन है। ओके। दूसरा, ये काम करने वाले खुद हैं, ये खुद ही काम करते हैं सारा सारा, सारा काम खुद कर लेते हैं। और इनको इनको काम करने के लिए कोई इनके यहाँ पे सुपरविजन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खुद ही काम करते हैं, तो खुद के धंधे में खुद के द्वारा ही सुपरविजन होता है, कोई एक्सटर्नल आदमी चाहिए नहीं। तो मेरे मन में एक विचार आया। विचार क्या आया कि मैं तो बैठा हूं भाई साहब जयपुर में, क्यों ना मैं ये जो अलग अलग शहरों में जो आदमी रह रहे हैं, इनको मैं एजेंट अपॉइंट कर लूं, एजेंट अपॉइंट कर लूं, और इनको बोलूं, एजेंट अपॉइंट करने के बाद इनको मैं ऐसे बात, अपनी विचार, अपनी बात को मैं इनके सामने ऐसे रखूं कि भाई देखो गुड़गांव वाले एजेंट जी, मेरी बात सुनो। गुड़गांव वाले एजेंट जी के कान खड़े हुए। मैंने बोला आपको एक फायदे का सौदा बताता हूँ। अब ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता एजेंट, ये छोटा मोटा कारोबार करता है अपना, कोई 5-7-10 हज़ार रुपए की दुकान रेंट पे लेके वहां पे काम करता है। मैंने बोला गुड़गांव वाले एजेंट जी देखो, आपके पास में गुड़गांव में अपनी बिल्डिंग है, आपके पास में आप खुद काम करने वाले हो, और आपको कोई सुपरविजन की जरूरत भी नहीं। मैं जयपुर का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। ये बात मैं किसको बोल रहा हूं? अपने गुड़गांव वाले एजेंट को बोल रहा हूं। मैंने कहा देख भाई तू मेरा एजेंट बन जा। तो बिजनेस में कोई भी आदमी कब जुड़ता है? जब दोनों पार्टीज को फायदा हो, है ना। जैसे मोहब्बत में कौन आता है? जब दोनों पार्टीज के मन में पॉजिटिव थिंकिंग हो, और दोनों ही उस रिलेशनशिप का मजा लेना चाहते हो। तो ये दोनों भी इस रिलेशनशिप का मजा लेना चाहते हैं। तो अब ये देखो, पहला पहला जयपुर वाला बात कर रहा है कि आप मेरे एजेंट बन जाओ। अब और बिजनेस कैसे करेंगे? मैंने कहा देख, मैं तेरे को ट्रक में भर के सामान यहाँ गुड़गांव तक पहुंचा दूंगा, और आप अपनी दुकान में रख के आप जितने भी कस्टमर आए उनको सामान बेच देना, उनको सामान सेल आउट कर देना। सेल होने के बाद आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए की सेल करी, तो एक काम करना, 100 रुपए में से 10% आप 10 रुपया अपना रख लेना, 90 रुपए जो बच जाएं वो मुझे वापिस लौटा देना। कैसा लगा मेरा बिजनेस मॉडल? हमने एक एजेंट पकड़ा, एजेंट को बिना पैसे हमने सामान दे दिया, और बिना पैसे भाग जाएगा तो भाग जाएगा, उसकी अरेंजमेंट भी करेंगे। लेकिन मेरी एक मोटा मोटा बिजनेस समझिए आप, कि मैंने एक गुड़गांव वाले एजेंट को अपना सामान दिया, उसने कस्टमर को वहां पे, लोकल कस्टमर को, जो भी उसके पास कस्टमर आए उनको सामान बेचा, बेच के कैश मिला,
कैश में से मैंने बोला 10 रुपए तेरे, और कोई खर्चा भी नहीं है तेरा। सुन मेरी बात, ना तो तेरे को बिल्डिंग, एक्स्ट्रा बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पास ऑलरेडी पड़ी है गुड़गांव में, तू धंधा करता है वहां पे और खुद ही काम करता है, तो तेरे को किसी आदमी को सैलरी देने की जरूरत भी नहीं है। तेरे इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तेरे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को यूज करके 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का मौका तेरे को मिल रहा है गुड़गांव वाले दोस्त। क्या मेरे साथ हाथ मिलाएगा? बताओ, अगर आप एजेंट होते, आपकी एक गुड़गांव के मार्केट में दुकान है, और मैं बोलूं एजेंट जी बिना रुपया लगाए 10 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, बताओ आप क्या तैयार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? जी हाँ बिल्कुल सर, हम तैयार हो जाएंगे। इसी 10 रुपए को हम बोलेंगे कमीशन, कि हमने एक एजेंट को कमीशन के बेसिस पे रख लो और उससे काम करवाओ। जितना ज्यादा काम करेगा एजेंट को, उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये एजेंट मेरे हिसाब से तैयार हो जाएगा। नहीं तो म्यूचुअल कंसिडरेशन हो नहीं हो अलग बात है, हम ये मान के चल रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, कि ये एजेंट तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक सोनीपत में, इसी प्रकार अजमेर में, इसी प्रकार दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जहां पे भी आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वहां पे आप इस प्रकार से अपने एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन सर इसमें दिक्कतें भी तो बहुत सारी आएंगी एजेंट में। ये चोरी करके भाग गया तो, उधार में बेचा, अगर मान लीजिए पैसा डूब गया तो, वो बातें भी आएंगी। जो बिजनेस होता है, जहां अपॉर्चुनिटी है वहां समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, तो उनका निवारण भी करेंगे। लेकिन पहले आप ऊपर ऊपर से एक बार बिजनेस मॉडल को समझिए। ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, हम छोटे व्यापारी हैं, कैश नहीं हमारे पास, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एजेंट के थ्रू अगर हम अपना सामान बिकवाने की कोशिश करें, एजेंट के थ्रू अगर अगर हमारा सामान बिकवाने की कोशिश करें, तो बताओ एजेंट के थ्रू बिकवाओगे तो क्या कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? नो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं लग रही है। और अगर सामान बिक गया तो बताओ रिटर्न होगा कि होगा नहीं होगा? मतलब कितना रिटर्न होगा? जी हाँ बिल्कुल, रिटर्न होगा ही होगा। सामान बिक गया तो बहुत बढ़िया, सेल आउट हो गया तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज अपना वापिस आ जाएगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो हो गई कम और रिटर्न हो गई ज्यादा, यही तो चाहते थे हम। हाँ लेकिन इस बिजनेस में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। हैंड टू हैंड पैसा नहीं आ रहा, कुछ दिन 10 से 15 दिन या 1 महीने तक पैसा ब्लॉक रहेगा, क्योंकि आप सामान को यहाँ इसके पास में सेंड आउट करेंगे, सेंड करेंगे, फिर ये बेचेगा, बेच के पैसा आएगा। इस ऑपरेटिंग साइकिल में जितना भी समय लगेगा, आपका पैसा उतने समय के लिए ब्लॉक हुआ है, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही। आपने बस एजेंट अपॉइंट करने हैं और अपना सामान एजेंट के थ्रू सेल आउट करवा देना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, थोड़े से कमीशन में, थोड़े से कमीशन में बिल्डिंग का बंदोबस्त भी हो गया, वर्कर का बंदोबस्त भी हो गया, सुपरविजन का बंदोबस्त भी हो गया। तो यही तो बिजनेस है, थोड़े से पैसे में अधिक कमाई करना, और दोनों पार्टियों को फायदा। बताओ क्या एजेंट को कोई नुकसान है क्या? एजेंट तो पहले भी दुकान खोल के बैठा था, अब भी दुकान खोल के बैठा है, रिसोर्सेज उतने ही, एक्स्ट्रा कोई रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं लग रहे हैं। तो एजेंट भी तैयार हो जाएगा और अपना दो मालिक साहब हैं जो जयपुर में बैठे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। तो हमने इस कंक्लूजन से, ये जो हमने पॉइंट नंबर 3 की डिस्कशन पढ़ी है, अपनी कॉपी में आपको यहां तक लिखना है। देखो ये पॉइंट जरूर लिखना आप यहां तक, ये यहां तक अपनी कॉपी में। अगर अपन ये वाला बिजनेस मॉडल अपनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपनी कम है, रिटर्न अपनी ज्यादा है, हेंस वी विल चूज कंसाइनमेंट बिजनेस मॉडल। तो हमको अब यही बिजनेस मॉडल की अकाउंटिंग पढ़नी है इस चैप्टर में, कि अगर कंसाइनमेंट बिजनेस की अपन अकाउंटिंग करेंगे तो करेंगे क्या। तो उम्मीद है पॉइंट नंबर 3 तक समझ में आया है। अब चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 की तरफ। आपका एक साइड का पेज भर गया होगा कॉपी का। अब पॉइंट नंबर 4 में एक डायग्राम बनाना आपको मेरे साथ में, पूरे कंसाइनमेंट चैप्टर का एक चार्ट बनाना है, ठीक है? तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 का नाम लिखिएगा कंसाइनमेंट चार्ट। कंसाइनमेंट चार्ट ध्यान से बनाइएगा मेरे साथ में, ठीक है? थोड़ा मुझे समय लगेगा इसमें, धीरे धीरे से अच्छे अच्छे से बनाना है। हमने बात करी भाई, हमने कुछ रॉ मटेरियल पहले परचेज करा,
हम जयपुर में हैं, मान लीजिए ये है हमारा जयपुर। जयपुर में हमने क्या किया, हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल लिया, फिर उसमें हमने कुछ वर्कर को काम किया तो हमारी लेबर लग गई, लेबर लग गई, और कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी हुए। ऐसे करके हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद फिनिश गुड्स बन गए, अच्छे से बनाना चार्ट, फिनिश गुड्स बन गए। इस फिनिश गुड्स को बनने के बाद में कुछ फिनिश गुड्स तो हमने जयपुर में ही सेल आउट किए। तो हमने क्या किया, जयपुर में ही, यहाँ पे सारे बच्चे लिखना, यहाँ पे जयपुर में ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सारी एंट्रियां करी, जो भी हमको करनी चाहिए थी वो सारी एंट्रियां करी हमने फिनिश गुड्स में। इसमें से कुछ फिनिश गुड्स हम अब एजेंट को देंगे। पहले हमने जयपुर में हमारा सामान तैयार किया, रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, जो भी हमारा खर्चा लगा उससे हमने फिनिश गुड्स तैयार कर लिया। फिनिश गुड्स तैयार करने के बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, जैसा जयपुर वाले बिजनेस का बनाते हैं वैसे अपन ने बनाया। अब हमने क्या किया, हमारे पास में एक एजेंट है, और एजेंट मैं यहाँ थोड़ा दूर बिठा देता हूँ। एजेंट है जी अपना सोनीपत में। सोनीपत दिल्ली के पास लगता हुआ हरियाणा की एक जगह है सोनीपत, हमारे पास में। यहाँ पे सोनीपत का एक एजेंट है हमारे पास, जिसको हम एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जब एजेंट को हम अपॉइंट करेंगे ना, एजेंट से डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेंगे, तो सबसे पहले हम एजेंट से कुछ एडवांस मनी के तौर पे कुछ पैसा लेंगे। भैया कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट तो करा, हम तेरे को लाखों का सामान भेजेंगे तो कुछ ना कुछ तेरे को पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लिखना आप, यहां से आप डायग्राम बनाना। नंबर 1, एडवांस मनी। नंबर 1, एडवांस मनी। ये एडवांस मनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है, मतलब BR के रूप में हो सकती है, कैश में हो सकती है, डिमांड ड्राफ्ट, DD लिख लेना, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो सकती है, कुछ चेक वगैरह, ब्लैंक चेक वगैरह, या फिर कैश की फॉर्म में आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा ताकि आप हमारे एजेंट बन जाए। जैसे ही हमारे एजेंट आप बन जाएंगे, नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से यहां से हम एक ट्रक भरेंगे, है ना, ये हमारा है ट्रक। हम यहाँ पे एक ट्रक लेंगे, अच्छे से बनाना अपने डायग्राम। ट्रक में हम क्या करेंगे, काली काली सड़कें बनाएंगे, है ना, ये देखिएगा जनाब यहां तक। ये लीजिए जी, यहां हम क्या करेंगे, सामान को भेजेंगे। नंबर 2 पे लिखना, गुड्स सेंट। हम अपने सामान को सोनीपत वाले एजेंट के पास में भेज देंगे, लेकिन एजेंट के पास भेजेंगे तो हमारे कुछ खर्चे भी तो होंगे। तो यहां लिखना पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 क्या क्या लिखना, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी लिख लेना, डायरेक्ट एक्सपेंस में समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन अभी कॉपी में डायग्राम जरूर बना लेना। डायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। जैसे सामान को लोड करवाएगा, फ्रेट देगा यहाँ का, जैसे इंश्योरेंस लगेगा, रास्ते का इंश्योरेंस लगेगा, लोडिंग, फ्रेट, इंश्योरेंस, रास्ते का, ट्रक का भाड़ा देगा। नंबर 4 पे, नंबर 4 पे आप यहाँ लिखना, नंबर 4 पे गुड्स रिसीव्ड बाय एजेंट। नंबर 4 पे गुड्स रिसीव एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड। जैसे
अनलोडिंग का खर्चा हो गया, फ्रेट का खर्चा हो गया। मान लीजिए ट्रक है, वो सोनीपत के एजेंट के गोडाउन तक नहीं गया, शहर के बाहर वही रुक गया, तो फिर शहर के बाहर वही रुक गया, वहां से गोडाउन तक के आने के खर्चे भी तो होंगे। अनलोडिंग हो गया, फ्रेट हो गया, टोल टैक्स भी हो गया, कहीं बीच में टोल टैक्स लगा हो, या फिर बाहर देश से सामान आया हो तो कस्टम ड्यूटी वगैरह लग गई, कोई भी ड्यूटी टैक्स वगैरह लग गया, ये कुछ खर्चे हो गए आपके। ओके, फिर नंबर 5 पे आप अपना डायग्राम में इधर लिखना, नंबर 5 दूसरी साइड लिखना, यहाँ पे नंबर 5 पे लिखना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बड़ा डायग्राम बनेगा, थोड़ा स्पेस बड़ा अच्छे से बनाना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखना रिकरिंग एक्सपेंसेस। रिकरिंग, अभी मैं बताऊंगा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, लेकिन अभी आप पूरे चैप्टर को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से मेरे साथ में लिख लीजिएगा। फिर नंबर 6, 5 के बाद आएगा नंबर 6। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो 2-3 खर्चे भी लिख लीजिएगा, सेलिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, और कोई अगर यहाँ पे कोई आदमी काम करता है तो वेजेज भी, अगर ये कोई आदमी रखता है अपने पास में तो उसकी वेजेज भी। नंबर 6 लिखिए, 5 के बाद में नंबर 6। अब करेगा सेल ऑफ गुड्स, सामान को बेचेगा। सामान को बेचेगा तो दो तरीके से सामान को बेच सकता है, कैश में बेच सकता है या तो क्रेडिट में बेच सकता है, उधार में या फिर नगद में सामान बेचेगा। फिर नंबर 7 लिखना कमीशन की कैलकुलेशन, 1 2 3, 3 तरह का कमीशन पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। नंबर 8 पे पढ़ना अनसोल्ड स्टॉक वैल्यूएशन, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन पढ़ेंगे। एंड लास्ट पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट, ये पूरा डायग्राम बन गया, अच्छे से कॉपी में बनाना है भाई। और 9th पॉइंट को ऐसे चला के लाना इसमें, इसी को आगे खींच के ले आना, थोड़ा सा बढ़िया बनाता हूँ, इसी लाइन को आगे खींचना, और यहाँ मिला देना। यहाँ मिला देना, और यहाँ लिखना 9th पॉइंट, इसका नाम रख देना अकाउंट सेल, अकाउंट सेल। दिस इज द डायग्राम ऑफ कंसाइनमेंट चैप्टर। कॉपी में बड़ा अच्छे से बनाना है भाई। जितने भी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी 9 पॉइंट से रिलेटेड होने वाले हैं, तो सभी बच्चे अच्छे से बनाएंगे। यहां तक पूरा दिख रहा होगा आपका, यहाँ तक। ओके जनाब, 9 सूत्रीय पॉइंट है भाई साहब, ये 9 के 9 पॉइंट अपने को इस चैप्टर में पढ़ के चलने हैं। लिखिएगा भाई, लिखो जनाब। 9 पॉइंट, तो कंसाइनमेंट चार्ट यहां तक होता है अपना कंप्लीट। अब लिखेगा पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, सभी बच्चे लिखेंगे पॉइंट नंबर 5। सम इंपॉर्टेंट इश्यूज इन कंसाइनमेंट बिजनेस। कुछ इश्यूज आएंगे भैया, उनका समाधान क्या क्या करोगे। सम इंपॉर्टेंट इश्यूज इन कंसाइनमेंट बिजनेस, तो 9 पॉइंट तो ये पढ़ने थे पहले अपन ने जो लिखे, और कुछ पॉइंट अब पढ़ने हैं अपने को।
लिखेंगे इश्यूज नंबर 1, ए नंबर इश्यू लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब हम सामान को देंगे तो सामान को एजेंट पे भेजने के ना दो तरीके होते हैं, मतलब दो मेथड होते हैं। पहला मेथड लिखना कॉस्ट प्राइस मेथड, और दूसरा मेथड लिखना इनवॉइस प्राइस मेथड। एक तो इश्यू ये पढ़ना आपने को कि जब अपन एजेंट को सामान दें तो हम उसको रियल कॉस्ट प्राइस बताएं क्या। मान लीजिए मैं अब फर्नीचर बनाता हूं तो मैं अपने एजेंट को ये बताऊं क्या कि ये फर्नीचर 100 रुपए का है, या फिर मैं नहीं बताऊं। मान लीजिए आप बिजनेस के ओनर हैं, तो क्या आप अपने एजेंट को रियल डेटा शेयर करोगे क्या? नहीं करोगे। और हो सकता है छोटा मोटा व्यापार हो तो कर भी सकते हो। तो यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे अपन, कॉस्ट प्राइस बता के चलेंगे या फिर इनवॉइस प्राइस, मतलब कुछ घुमाएंगे, एजेंट को कुछ घुमाएंगे। फिर लिखिएगा बी, बी इशू नंबर बी, नंबर बी। भैया सामान जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो बीच में लॉस भी हो सकता है ना। लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। ये लॉस दो प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। सी पॉइंट लिखेंगे लॉस ऑफ गुड्स आफ्टर कंसाइनमेंट रिसीव्ड बाय एजेंट। जो लॉस है, या तो देखो अभी डायग्राम बनाया था, रास्ते में ट्रक जाए और ट्रक ड्राइवर का ध्यान भटक जाए कहीं। सपना चौधरी के गाने हैं भैया आजकल, है ना, बह जाता है आदमी म्यूजिक में। या फिर कुछ ऐसा चीज देख ली जिससे इसका ध्यान भटक गया, एक्सीडेंट हो गया। या फिर रफ ड्राइविंग करी ज्यादा तो कुछ बीच में ट्रांजिट में जब सामान जाएगा यहाँ से दूसरी जगह तक, बीच में लॉस हो सकता है। अब वो लॉस दो कैटेगरी का होगा, नॉर्मल या अब नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, अब नॉर्मल क्या होता है, अपन जानेंगे इसके बारे में। या फिर लॉस हो सकता है सामान पहुंचने के बाद, एजेंट के गोडाउन में सामान पहुंच गया, उसमें पड़े पड़े में या तो चूहों ने खा गया, या ढंग से आपने उसके रखवाली नहीं करी, चोरी हो गया। तो हो सकता है लॉस आपका ड्यूरिंग ट्रांजिट हो जाए, या हो सकता है लॉस आफ्टर कंसाइनमेंट की डिलीवरी लेने के बाद एजेंट के यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे भी लिखेंगे आप नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस। सी पॉइंट ये हो गया। डी पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन। हम एजेंट को क्या एक ही तरह का कमीशन दें क्या? नहीं सर, तो कई तरह की लालच देना पड़ेगा भाई। अगर एजेंट से ज्यादा सामान बिकवाना है तो ज्यादा कमीशन, मतलब कमीशन की कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि ज्यादा काम करो ज्यादा कमीशन पाओ। घर होगा अच्छा सा, गाड़ी होगी बढ़िया सी, कुछ लालच तो देना पड़ेगा ना एजेंट को। क्या बोलती पब्लिक? जी हाँ सर, हमको देना पड़ेगा कमीशन। तो जनरली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको तीन प्रकार के कमीशन देंगे। पहला कमीशन देंगे नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन। दूसरा हम देंगे इसको ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन। और तीसरा और लालच देंगे इसको, तीसरा देंगे हम डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। एक मुद्दा ये होगा डी पॉइंट। डी के बाद ई पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। हम जो वैल्यूएशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, वो भी हम ऐसे करेंगे
कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो दोनों में लोअर होगा, ये मुद्दा हम ये पढ़ेंगे। तो जनाब ये है आपका कंसाइनमेंट का पूरा बेसिक पार्ट जो हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 5 तक अपनी कॉपी में बड़ा ढंग से लिखिएगा आप लोग, इतने मुद्दे आएंगे इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, हाँ बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, और इतना बड़ा था कि पिछले बैच में तो 2 बच्चे डूब के मर गए थे इसमें। देख लेना, आप पहले से ही थोड़े तगड़े बन के रहना, तैराकी सीख के आना है ना, नहीं फंस जाओगे आप लोग। अब एक एक करके हम मुद्दों को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 तक यहां तक लिख लिया हो तो आगे चल सकते हैं अपन। लिखेगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, पार्टीज इन्वॉल्व इन कंसाइनमेंट बिजनेस। भैया कंसाइनमेंट बिजनेस में कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूड हैं, ये बोरिंग पॉइंट है। सीधी सी तो बात है, एक सामान का मालिक है जो एक जगह बैठ रखा है, दूसरे एजेंट है, तो 2 ही पार्टियां हो गई। एक तो मालिक साहब ऐसे चेयर पे बैठा ठाठ से, सेठ जी मोटे पेट वाले, और बेचारे गरीब आदमी हैं दूसरे एजेंट जो इधर उधर शाम तक कमा के लाएंगे, और नई नई शादी हुई है सारा अपनी पत्नी पे लुटा देंगे, है ना। गरीब आदमी ही तो करता है, पैसा वो कमाना तो जानता है लेकिन पैसे से पैसा कमाना नहीं जानता, वो उसको यूज करना नहीं जानता। अरे ये बात तो है। चलो आगे आओ, पार्टीज में कौन कौन सी पार्टीज होंगी। तो पहला लिखना पार्टी नंबर ए, या अपन डब्बा बना देते हैं ना, लिखने की बजाय डब्बा बना देते हैं। लिखो, पहला लिखो ओनर ऑफ गुड्स, ओनर ऑफ गुड्स जिसका नाम होगा कंसाइनर। कंसाइनर एक पार्टी तो ये होगी। दूसरी पार्टी होगी हमारे एजेंट। एजेंट को हम क्या बोलेंगे, कंसाइनी बोलेंगे। 2 पार्टियां होगी, एक गुड्स के मालिक साहब है और दूसरे गरीब आदमी एजेंट साहब, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जितना इंस्ट्रक्शन मिलता है उस पर काम कर देते हैं। बोलो नारायण नारायण, क्या बात है सर, क्या बात है। आ जाओ जरा। तो यहां तक 2 पार्टीज हैं, एक गुड्स सेंड करने वाला, एक गुड्स रिसीव करने वाला। नेक्स्ट पार्ट लिखना पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7, अच्छा एक बात और बताओ, क्या एजेंट एक ही हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा भी एजेंट हो सकते हैं, एजेंट 1 2 5 10 15, जितना बड़ा मालिक जितने चाहे उतने एजेंट अपॉइंट करे, कौन रोकता है आपको। पॉइंट नंबर 7, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि भैया इस बिजनेस की जब तुम अकाउंटिंग करोगे तो कौन सी प्रोसेस को ध्यान में रखोगे। प्रोसेस मतलब कहां से शुरू करूं, है ना, कहां से शुरू करूं। आओ जरा कहां से शुरू करूं देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जयपुर वाला बिजनेस, तो डायग्राम ही बनाना, ठीक है ना। जयपुर वाला बिजनेस, जयपुर वाला बिजनेस, इस बिजनेस में हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसा ही बनाना कॉपी के अंदर, ये बात थ्योरेटिकली भी लिखवाई जा सकती है लेकिन डायग्रामेटिक लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगी बातें। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां सामान करके लाया जाएगा परचेज, यहां सामान ये डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी खर्चे होंगे वेजेस वगैरह के, टू एक्सपेंसेस। बाई साइड में होगी सेल, तो जो सामान जयपुर का जयपुर में ही बिक रहा है दुकान के शोरूम में, उसको तो बाई सेल लिखेंगे। और जो सामान जयपुर से दूसरी जगह जाएगा
एजेंट के पास जाएगा, उसको अपन यहां पे लिखेंगे बाई साइड में, बाई साइड में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये बात ध्यान रखना, अपनी कहानी यहां से शुरू होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री से कहानी शुरू होगी और एजेंट के सामान बेचने पे कहानी खत्म। समझ में आई बात? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से सामान निकालेंगे और एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एक ये अकाउंट बनाया जाएगा, इसमें गुड्स यहां से लाया जाएगा, तो यहां पे तो लिखा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और अब ये सामान एक अलग खाते में निकाल लिया गया सामान, और अब ये सामान हम एजेंट को पहुंचा देंगे। तो इसी के आगे कॉपी में एज इट इज डायग्रामेटिक लिखना। अब ये सामान हम देंगे एजेंट को, एजेंट को सामान दे देंगे सेंट टू एजेंट। जब आप एजेंट को सामान देंगे तो बाई साइड में आप लिखेंगे, बाई साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट। और अब कहानी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस जरूर लिखना आप, किसी बुक में लिखी नहीं मिलेगी ये प्रोसेस, ध्यान रखना। आपको अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना है। सबसे कहानी शुरू कहां होगी, ट्रेडिंग अकाउंट से कहानी शुरू होगी। सामान पहले सारा का सारा सामान है तो जयपुर वाले बिजनेस में ही, जब जयपुर वाले बिजनेस में ही सामान सारा का सारा है तो यहीं से सामान कहां जाएगा, एजेंट के पास जाएगा। तो इसका मतलब जो सामान एजेंट के पास जाएगा वो सामान की एंट्री ट्रेडिंग में परचेज से होगी, फिर वो सामान सेल होगा तो यहां सेल से होगी, और जो सामान एजेंट के पास जाएगा वो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, काम यहां से शुरू होगा। पहली एंट्री जो करनी है। दूसरी बात ध्यान रखना, अपने को भाई लोगों इस चैप्टर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। नो, अपने को पहली एंट्री यहां से शुरू करना है, अपनी अकाउंटिंग यहां से जाएगी आगे, यहां एक एंट्री से अपनी बात शुरू होगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पी एंड एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये फाइनल अकाउंट का एक चैप्टर आएगा अलग से, उस चैप्टर में हम ये बातें कवर करेंगे। तो आपको अपनी कॉपी में यहां तक अच्छे से नोट्स बनाने हैं भाई साहब, अच्छे से नोट्स बनाने। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक काम करना, नंबर भी डाल लेना। पहले अपने को नंबर ए के अंदर ए नामक एंट्री ये है, इसका नंबर डाल देना, फर्स्ट एंट्री। फिर ये सेकंड एंट्री, पहले ट्रेडिंग से सामान निकाला खटाक, फिर एजेंट को दिया टाक, ऐसे चलेगा मामला। पहले ट्रेडिंग से सामान निकालना है, फिर एजेंट को सामान देना है, और अब खेल शुरू। तो पॉइंट नंबर 7 के बाद लिखिए सारे बच्चे लोग पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, अकाउंट्स टू बी ओपन्ड फॉर कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाएंगे, इधर लिखना इन बुक्स ऑफ ओनर बोल दो या कंसाइनर बोल दो, इन बुक्स ऑफ ओनर बोल दो या फिर कंसाइनर बोल दो। इसकी बुक में कौन कौन से होंगे, पहला अकाउंट होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो भी मैंने बनाया जिसमें दो ही एंट्रियां होंगी, पहला काम यहां से शुरू होगा। दूसरा अकाउंट होगा
कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने भी ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट करनी है इसमें। तीसरा एजेंट बोल दो या फिर कंसाइनी बोल दो, कंसाइनी अकाउंट ओपन होगा जिसमें एजेंट से लेन देन हमारा चलेगा इसके अंदर। जनरली तो हमको ये 3 अकाउंट ही ओपन करने। सम टाइम, एक नोट और लिख लेना, सम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर BR अकाउंट। कभी कभी का अगर मान लीजिए हमारे एडवांस मनी के तौर पे BR आता है तो कभी कभार अपने को BR अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ओके, दूसरी साइड लिखिएगा, इन बुक्स ऑफ एजेंट बोल लीजिए या कंसाइनी बोल लीजिए। इसकी बुक में भैया गरीब आदमी है, 1-2 अकाउंट ही बनवा लो, कहाँ अकाउंटिंग आती है मेरे भाई, इसको एक ही अकाउंट बनवाओ इससे। ये तो भैया ये जानता है कितना पैसा मालिक साहब से लेना है, कितना पैसा मालिक साहब को देना है। तो ये एक ही अकाउंट बनाता है जो होता है ओनर अकाउंट, ओनर बोल दो या फिर कंसाइनर अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाता है सर, सिंपल एक ही अकाउंट। तो ये अपने को जो अपने जो क्वेश्चन चलेंगे ना उसमें इतने अकाउंट अपने को बनाने पड़ सकते हैं। कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी की बुक में 1 2 3, जनरली 3 ही अकाउंट बनाएंगे अपन, कभी कभार अपने को चौथा अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। ओके सर, चलिए यहां तक लिखिए बातें, फिर आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और इंसर्ट करना, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स MCQ क्वेश्चन आता है आपके उसमें एग्जाम में कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है। तो एक काम करो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के ब्रैकेट में लिख लो ये है हमारा रियल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट के ब्रैकेट में लिख लेना ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एजेंट अकाउंट हमारा है पर्सनल अकाउंट, और BR अकाउंट है हमारा, BR अकाउंट पूछे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एक एक नंबर के MCQ क्वेश्चन आएंगे आपके कि कौन सा क्या अकाउंट है। ओनर अकाउंट भी आपका रियल अकाउंट है। और अभी अगर आपको अकाउंट नहीं आते ना कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल और ये अकाउंट क्या होते हैं, अभी गोली मारो इनको। तो ये 4 बातें ध्यान रख लेना कि भैया ये आए तो ये करना है। ये बेसिक वाला चैप्टर आएगा जिसमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग स्टडी नोट नंबर 1, तो वो वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये रियल अकाउंट क्या होते हैं, जो गुड्स या एसेट्स से रिलेटेड, जहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी के से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, नॉमिनल खर्चे, इनकम एक्सपेंस इनकम वाले, पर्सनल जो किसी व्यक्ति विशेष को रिप्रेजेंट करते हों, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ये पर्सनल का ही पार्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पॉइंट नंबर 8 तक लिखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 9 लिखिएगा आप, इन कंसाइनमेंट बिजनेस लिखना, इन कंसाइनमेंट बिजनेस accrual basis accounting is followed, accrual basis accounting is। सर ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? देखो अकाउंटिंग 2 तरह की होती है, कैश बेसिस होती है और एक एक्रूअल बेसिस होती है। इसके बाद अपन एक जॉइंट वेंचर चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें कैश बेसिस फॉलो होता है। एक्रूअल का मतलब भैया सामान अगर उधार पे बेचा गया है तो भी रिकॉर्ड करना है,
कैश बेसिस ये होता है कि पैसा आया है तो ही रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब उधार वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं। और एक्रूअल में उधार वाले को रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है। पॉइंट नंबर 10 लिखना। पॉइंट नंबर 10, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जिसका दूसरा नाम मैंने लिखवाया नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखो जनाब। सर कितना लिखवाओगे? जब तक आपकी जान नहीं चली जाती ना तब तक लिखवाऊंगा। सर मार के छोड़ोगे? बिल्कुल बिल्कुल, चुपचाप लिख लो बस। सर आप वीडियो में बोलते हो और क्या, इतनी बातें मत करो मेरे से, तुम पॉइंट पे रहो बस। पॉइंट नंबर 10, ओके सर, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? देखो भक्तों, डायरेक्ट एक्सपेंस को समझने के लिए ना एक डायग्राम बना देता हूं मैं, देसी भाषा में समझने के लिए। ये है आपका डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। ये है आपका जयपुर, जहां पे आपका ओनर बैठा है। ये है आपका एजेंट। एजेंट कहाँ बैठा है अपना? सोनीपत पे। एजेंट अपना सोनीपत पे। डायरेक्ट एक्सपेंस उन खर्चों को बोलेंगे जो खर्चे इसलिए होते हैं ताकि सामान एजेंट के गोडाउन तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये बीच में जो खर्चे होते हैं ना, जैसे हमने ट्रक बना लिया, एक ट्रक बना लेते हैं पहले ना, ये हमने बनाया एक ट्रक। ये हमने बनाया ट्रक। तो ट्रक में देखो सामान को यहां पे करवाओगे, लोड करवाओगे तो लोडिंग एक्सपेंस। फिर सामान को यहां पे, सामान जब लोड होगा तो इसके ट्रक का फ्रेट दोगे आप, फ्रेट। बीच में टोल टैक्स आएगा, वो खर्चा हो जाएगा। बीच का इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, वो खर्चा एक इंश्योरेंस हो जाएगा। फिर सामान आगे पहुंचेगा, अनलोड होगा सामान, वहां का खर्चा। अगर मान लीजिए अनलोड हो गया सामान एजेंट के गोडाउन से थोड़ा दूर, एजेंट के गोडाउन से थोड़ा दूर हो गया तो फिर से फ्रेट लगेगा। और अगर कुछ ज्यादा ही दूर हो गया तो फिर से इंश्योरेंस भी लग सकता है। और अगर सामान कहीं दूर से आया है तो कस्टम ड्यूटी लग सकती है, कस्टम ड्यूटी लग सकती है, या फिर ऑक्ट्रॉय लग सकता है। ऑक्ट्रॉय मतलब होता है चुंगी कर, मतलब एक शहर के बाउंड्री से दूसरे शहर की बाउंड्री में जाते हैं तो वो शहर की जो लोकल अथॉरिटी होती है वो आपसे कुछ पैसा लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जयपुर से अगर बाहर ट्रक लेके जाते हैं या जयपुर के अंदर जब ट्रक आते हैं तो जेडीए नाम की एक संस्था है सरकारी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो आपसे एक टैक्स लेती है, चुंगी कर बोलते हैं हिंदी में। हालांकि जीएसटी आने के बाद थोड़े खत्म हो गए, लेकिन अपने एग्जाम के क्वेश्चन है उसमें ऑक्ट्रॉय वर्ड आज भी आता है। तो ऑक्ट्रॉय का मतलब है भाई साहब, एक बाउंड्री से दूसरे दूसरे शहर की बाउंड्री में जाते हैं तो लोकल अथॉरिटी आपसे कुछ टैक्स लेती है जिसका नाम ऑक्ट्रॉय होता है। ये खर्चे हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। इसका मतलब देसी भाषा में बोल दूं ना मैं, तो देसी भाषा में भक्तों, देसी भाषा में ऐसे बना के हिंदी में लिख लेना, सामान को एजेंट एजेंट के बिजनेस प्लेस तक, एजेंट के बिजनेस प्लेस तक पहुंचाने के खर्चे। ध्यान रखना ये देसी बात, जब मैं सवाल कराऊंगा तो इस लाइन को मैं बार बार दोहराऊंगा कि बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो आपके दिल से ऐसे आवाज निकलनी चाहिए, एजेंट के बिजनेस प्लेस या एजेंट के गोडाउन तक सामान को पहुंचाने के खर्चे हैं, वही डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ओके सर, ओके सर, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटते क्यों हैं? सवाल तो सही है, लेकिन मैं चाह के भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं कि भैया मुझे आगे चल के अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, इसलिए मुझे ये दो अलग अलग डिवाइड करने हैं।
आप बोलोगे सर अनसोल्ड स्टॉक समझ में नहीं आया सर, इसीलिए मैंने बोला बस अभी ये समझ लो, डायरेक्ट एक्सपेंस एजेंट के गोडाउन तक या बिजनेस प्लेस तक सामान को पहुंचाने तक के खर्चे होते हैं। दूसरा सवाल, सर इनको नॉन रिकरिंग क्यों बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, तो भक्तों बात ऐसी है, ये खर्चे क्या बताओ, ये खर्चे बार बार होते हैं क्या, हर रोज होते हैं क्या? नहीं सर, ये तभी होते हैं जब सामान जयपुर से चल के सोनीपत जाएगा, और हर रोज थोड़ी ना जाएगा सामान, महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, कभी कभार ही होगा। तो कभी कभार जो खर्चा होता है भक्तों, उसका क्या नाम होता है? उसका नाम होता है नॉन रिकरिंग। और सर रिकरिंग क्या होता है? जो बार बार हो, हर दिन हो। तो सर हर दिन वाले खर्चे कौन से होते हैं? तो पॉइंट नंबर 11 आओ जाओ। इसके नीचे एक नोट जरूर लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नोट लिख के आगे चलेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जनरली पेड बाय कंसाइनर। जनरली ओनर ही पे करता है ये खर्चे पहुंचाने तक के, लेकिन बट सम टाइम कंसाइनी may also pay these expenses। लेकिन कभी कभार कंसाइनी मतलब एजेंट भी ये खर्चे अपनी जेब से पे कर सकता है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस पहुंचने तक के जो खर्चे हैं जनरली तो ओनर भाई साहब पे करेंगे, लेकिन कभी कभार या फिर कुछ खर्चे ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहां तक के इंश्योरेंस तक के खर्चे तो ओनर पे कर दे, और ये अनलोड कराने के, फिर ये दोबारा फ्रेट इंश्योरेंस लगने के, ये खर्चे एजेंट पे कर दे। आधे आधे हो सकते हैं, या फिर सारे के सारे ओनर कर सकता है, सारे के सारे एजेंट भी कर सकता है। कोई कंपल्शन नहीं, कोई डंडा नहीं है भाई साहब की तरह कोई पे करने पड़ेंगे ना। दिस इज डिपेंड ऑन द म्यूचुअल कंसिडरेशन बिटवीन एजेंट एंड ओनर, नथिंग एल्स। ओके सर, 11 नंबर पॉइंट पे आ जाओ फिर। 11 नंबर पॉइंट है व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, व्हाट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम बोलेंगे रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस का मतलब है जो खर्चे बार बार होते हैं। बार बार होते हैं, इसको भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ही लिखिए आप, पैराग्राफ की बजाय डायग्रामेटिक ही लिखिए कि ये है हमारे भाई साहब, ये हैं हमारे जयपुर वाले भाई साहब, जयपुर वाले जिसका नाम ओनर है, जिसका नाम कंसाइनर है, और दूसरे भाई साहब हैं हमारे एजेंट भाई साहब। ये थोड़ा इधर लिख लीजिएगा इसके पास में, ये हमारे एजेंट जी हैं जिनका नाम कंसाइनी है। नेक्स्ट वन सुनो जरा, तो पहुंचाने तक के तो खर्चे हो ही गए थे, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे यहां से लेके यहां तक, ये तो बात ही नहीं करेंगे अपन इन खर्चों की। अपन बात करेंगे पहुंचने के बाद के खर्चे। इसका मतलब एजेंट है वो सेलिंग एक्सपेंस करता है। सेलिंग एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे करता है? अपने जो गोडाउन है, हो सकता है गोडाउन का ये रेंट देता हो, गोडाउन का रेंट देता हो, किसी आदमी को इसने एजेंट, भैया बड़ा एजेंट है ये हमारा, ये बहुत करोड़ों का काम करता है हमारा, ये इसने कुछ 2-4 आदमी रख रखे हो, सैलरी देता हूं उनको। यहाँ ऑफिस के एक्सपेंस हो इसके, इसने एक ऑफिस डाल रखा है उसके खर्चे देता है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। और तो और स्टेशनरी यूज करता है, ऑफिस एक्सपेंस में ही आ गया स्टेशनरी। तो ये कुछ खर्चे हैं जो, और सुनो और सुनो,
गोडाउन में पड़े हुए सामान का इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देता हूं, इन खर्चों को हम बोलेंगे भाई लोगों इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहां से एक ऐसा बनाइए और यहां देसी भाषा में लिखिएगा, सामान पहुंचने के बाद उसके रख रखाव में, हिंदी आती ना रे तुमको, भारत के ही हो ना स्टूडेंट सारे, तो इंग्लैंड इंग्लैंड का तो नहीं है, उसके रख रखाव में वह सेल करने में लगने वाले खर्चे। तो बताओ डिलीवरी एक्सपेंस कहाँ आएगा, डिलीवरी 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 एक्सपेंस मतलब एजेंट कस्टमर के घर पे डिलीवर करके आ रहा है, तो ये खर्चा कौन सा, ये खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा। सर ये बांट क्यों रहे हैं, मैंने कहा इसका जवाब मैं अभी दे तो सकता हूं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आगे चल के अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है, उसमें मुझे खर्चों को दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, इसलिए मैंने इन खर्चों को दो कैटेगरी में बांटा है। और ये बात समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आई हो तो अपन जानेंगे ना इस बात। पॉइंट नंबर 11 इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लीजिए यहां तक लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा 12 नंबर पॉइंट, अकाउंटिंग एंट्रीज इन कंसाइनमेंट बिजनेस। ये जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।